प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 सोशियोलॉजी पार्ट को देखेंगे और ये हमारा पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और हमारे आज का चैप्टर का नेम है समाजशास्त्र, अनुसंधान और पद्धतियाँ। सर्वेक्षण। शायद सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए अब तक ज्ञात सबसे अच्छी समाजशास्त्रीय पद्धति है, जो कि अब आधुनिक सार्वजनिक जीवन का इस तरह से एक हिस्सा बन गई है। यह एक सामान्य बात हो गई है। आज इसका विश्व भर में सभी संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है तथा ये संदर्भ समाजशास्त्र के सरोकारों से बाहर चले गए हैं। भारत में भी हमने देखा है कि सर्वेक्षणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जिनमें चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाना, उत्पादों को बेचने के लिए विपणन नीतियाँ बनाना तथा विषयों की व्यापक विभिन्नताओं के बारे में लोकप्रियता का पता लगाना शामिल है। जैसा कि स्वयं शब्द से स्पष्ट है, सर्वेक्षण में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यह किसी विषय पर सावधानीपूर्वक चयन किए गए लोगों के प्रतिनिधि समुच्चय से प्राप्त सूचना का व्यापक या विस्तृत दृष्टिकोण होता है। ऐसे लोगों को प्रायः उत्तरदाता कहा जाता है। ये अनुसंधानकर्ता द्वारा उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान सामान्यतः विस्तृत दल द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्ययन की योजना बनाने वाले तथा रूपरेखा तैयार करने वाले अनुसंधानकर्ता तथा उसके सहयोगी और सहायक, जिन्हें अन्वेषक या अनुसंधान सहायक कहा जाता है, शामिल होते हैं। सर्वेक्षण के प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं तथा इनके उत्तर भी विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। अक्सर अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत दौरे के दौरान इन्हें मौखिक रूप में पूछा जाता है तथा कभी कभी दूरभाष द्वारा पूछा जाता है। अन्वेषक द्वारा लाई गई या डाक द्वारा प्राप्त प्रश्नावलियों में भी उत्तर लिखे जा सकते हैं। अन्वेषक द्वारा लाई गई या डाक द्वारा प्राप्त प्रश्नावलियों में भी उत्तर लिखे जा सकते हैं। कंप्यूटर तथा दूरसंचार तकनीक के बढ़ते प्रयोग के फलस्वरूप आज इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्वेक्षण करना भी संभव हो गया है। इस प्रारूप में उत्तरदाता प्रश्नों को ईमेल, इंटरनेट या इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा प्राप्त करता है तथा इसके द्वारा ही उत्तर देता है। जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाने वाला भारत का जनसंख्या सर्वेक्षण विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। हमसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन, जहां ऐसे नियमित जनगणना नहीं होती। इसमें लाखों अन्वेषक तथा अत्यधिक संख्या में संगठनों के समावेश के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बड़ी धनराशि व्यय की जाती है। यद्यपि बदले में हमें भारत में रहने वाले प्रत्येक घर तथा भारत में रहने वाले 1 अरब से ज़्यादा लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें शामिल होते हैं का वास्तविक सर्वेक्षण प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से ऐसे विस्तृत सर्वेक्षण बार बार नहीं किए जा सकते। दरअसल अनेक विकसित देश अब पूर्ण जनगणना नहीं कराते। इसके स्थान पर वे अपनी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आश्रित है, क्योंकि ऐसे सर्वेक्षण काफ़ी हद तक सही पाए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन गरीबी तथा बेरोजगारी के स्तर का तथा अन्य विषयों हर वर्ष प्रतिदर्श सर्वेक्षण करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में यह एक विस्तृत सर्वेक्षण करता है, जिसमें लगभग 1.2 लाख घर शामिल होते हैं, जिससे पूरे भारत में 6 लाख से ज़्यादा व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। वास्तव में इसे विस्तृत प्रतिदर्श माना जाता है तथा NSSO
द्वारा किए गए सर्वेक्षण संसार में नियमित रूप से किए गए सबसे बड़े सर्वेक्षणों में गिने जाते हैं। क्योंकि भारत की कुल आबादी 100 करोड़ से अधिक है, अतः आप देख सकते हैं कि NSSO के पंचवर्षीय सर्वेक्षणों में शामिल प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या के लगभग 0.06% मात्र 1% के 20वें भाग से थोड़ा ज़्यादा है। चूँकि इसका चयन वैज्ञानिक तौर पर संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है, इतने छोटे अनुपात पर आधारित होने के बावजूद NSSO प्रतिवर्ष जनसंख्या की विशेषताओं का अनुमान कर सकता है। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यह है कि इसके द्वारा जनसंख्या के केवल छोटे से भाग पर सर्वेक्षण करके इसके परिणामों की बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। अतः सीमित समय, प्रयास तथा धन के निवेश द्वारा सर्वेक्षण बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन को संभव बनाता है। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों तथा अन्य क्षेत्रों में यह अत्यधिक लोकप्रिय पद्धति है। सांख्यिकी की शाखा, जिसे प्रतिवर्ष सिद्धांत कहा जाता है, की खोजों का लाभ उठाते हुए प्रतिवर्ष सर्वेक्षण चयन के मामले में सावधान होने के बावजूद परिमाणों का सामान्यीकरण कर सकता है। इस सरल उपाय का महत्वपूर्ण कारण प्रतिवर्ष का प्रतिनिधित्व है। हम एक दी गई जनसंख्या में से प्रतिनिधि प्रतिवर्ष का चयन कैसे करेंगे? व्यापक रूप में प्रतिवर्ष की चयन प्रक्रिया दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत यह है कि जनसंख्या में सभी महत्वपूर्ण उपसमूहों को पहचाना जाए तथा प्रतिवर्ष में उन्हें प्रतिनिधित्व किया जाए। अधिकतर बड़ी जनसंख्याएं एक समान नहीं होती, उनमें भी स्पष्ट उपश्रेणियां होती हैं। इसे स्तरीकरण कहा जाता है। नोट करें कि स्तरीकरण की यह सांख्यिकीय धारणा है जो स्तरीकरण की समाजशास्त्रीय संकल्पना से अलग है, जिसका आपने अध्याय 4 में अध्ययन किया है। उदाहरणार्थ, जब भारत की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बटी हुई है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग है। किसी भी एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या पर विचार करते समय हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि यह जनसंख्या विभिन्न आकार वाले गांवों में रहती है। इसी तरह से किसी एक गांव की जनसंख्या भी वर्ग, जाति, लिंग, आयु, धर्म या अन्य मानदंडों के आधार पर स्तरीकृत हो सकती है। संक्षिप्त में स्तरीकरण की धारणा हमें बताती है कि प्रतिवर्ष का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबंध स्तरों की विशेषताओं को दर्शाने की सक्षमता पर निर्भर है। किस प्रकार के प्रतिवर्षों को प्रासंगिक माना जाए, यह अनुसंधान के अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, धर्म के प्रति मनोवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते समय यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल किया जाए। मजदूर संघों के प्रति मनोवृत्तियों पर अनुसंधान करते समय कामगारों, प्रबंधकों तथा उद्योगपतियों को शामिल करना चाहिए। प्रतिवर्ष चयन का दूसरा सिद्धांत है वास्तविक इकाई, अर्थात व्यक्ति या गांव या घर का चयन पूर्णतया अवसर आधारित होना चाहिए। इसे यादृच्छिकरण कहा जाता है, जो कि स्वयं संभाव्यता की संकल्पना पर आधारित है। आपने अपने गणित पाठ्यक्रम में संभाव्यता के बारे में पढ़ा होगा। संभाव्यता का आशय घटना के घटित होने के अवसरों से है। उदाहरण के लिए, जब हम सिक्का उछालते हैं तो यह या तो चित्त की ओर पड़ता है या फिर पट की ओर। सामान्य सिक्कों में चित्त या पट आने का अवसर या संभाव्यता लगभग एक समान है, अर्थात प्रत्येक का 50% होता है। वास्तव में जब आप सिक्का उछालते हैं तो दोनों में से कौन सी घटना होती है, अर्थात चित्त आता है या पट, यह पूरी तरह से अवसर पर निर्भर करता है और किसी बात पर नहीं। इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहा जाता है। हम एक प्रतिवर्ष को चुनने में समान विचार का प्रयोग करते हैं।
हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिदर्श में चयन किए गए व्यक्ति या घर या गांव पूर्णतः अफसर द्वारा चयनित हो, किसी अन्य तरह से नहीं। अतः प्रतिदर्श में चयन होना किस्मत की बात है, जैसे कि लॉटरी जीतना। यह तभी हो सकता है जब यह सच हो कि प्रतिदर्श एक प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श होगा। यदि कोई सर्वेक्षण दल अपने प्रतिदर्श में केवल उन्हीं गाँवों का चयन करता है जो मुख्य सड़क के निकट हो, तो यह प्रतिदर्श यादृच्छिक या संयोगवश न होकर पूर्वाग्रहित होंगे। इसी तरह से यदि हम अधिकतर मध्यम वर्ग के घरों का या अपने जानकार घरों का चयन करते हैं, तो प्रतिदर्श पुनः पूर्वाग्रहित होंगे। मुख्य बिंदु यह है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चयन पूर्णतया संयोग के आधार पर होना चाहिए। इसे विभिन्न तरीकों से सुनिश्चित किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सामान्य रूप से लॉटरी निकालना, पांचे फेंकना, इस उद्देश्य हेतु विशेष रूप से बनाई गई प्रतिदर्श नंबर प्लेटों का प्रयोग तथा हाल ही में गणकों या संगणकों द्वारा बनाई गई प्रतिदर्श संख्याएं शामिल हैं। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का चयन कैसे किया जाता है, इसे जानने के लिए आइए हम एक ठोस उदाहरण लें। मान लीजिए हम उस परिकल्पना की जांच करना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि छोटे आपस में अधिक घनिष्ठता वाले समुदाय बड़े अधिक अवैयक्तिक समुदायों की तुलना में ज़्यादा अंतर सामुदायिक समन्वय की उत्पत्ति करते हैं। सरलता से समझने के लिए आइए मान लेते हैं कि हम भारत के किसी एक राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रुचि रखते हैं। प्रतिदर्श चयन करने की सरलतम संभावित प्रक्रिया राज्य के सभी गांवों की उनकी जनसंख्या के साथ सूची बनाने से प्रारंभ होगी। यह सूची जनगणना आंकड़ों से भी प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात हमें छोटे तथा बड़े गाँवों के मानदंडों को परिभाषित करना होगा। गाँवों की मूल सूची से अब हमें सभी माध्यम गाँव, अर्थात जो ना तो छोटे हैं और ना ही बड़े हैं, उनको हटाना होगा। अब हमारे पास गाँव के आकार के अनुसार एक संशोधित सूची है। हमारे अनुसंधान संबंधी प्रश्नों के अनुसार हम प्रत्येक स्तर अर्थात छोटे तथा बड़े गाँव को समान महत्व देना चाहते हैं। अतः हमने प्रत्येक स्तर से 10 गाँवों को चुनने का निर्णय लिया। इसके लिए हम छोटे तथा बड़े गाँवों की सूची को क्रम प्रदान करेंगे तथा प्रत्येक सूची से लॉटरी द्वारा 10-10 गाँवों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा करेंगे। अब हमारे पास राज्य के 10 छोटे तथा 10 बड़े गाँवों वाले प्रतिदर्श हैं तथा हम इन गाँवों का अध्ययन यह जानने के लिए प्रारंभ कर सकते हैं कि हमारी प्रारंभिक परिकल्पना सही थी या नहीं। वास्तव में यह एक अत्यधिक सरल रूपरेखा है। वास्तविक अनुसंधान अध्ययनों में सामान्यतः अधिक जटिल रूपरेखा होती है, जिसमें प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अनेक चरणों में विभाजित होती है तथा इसमें अनेक स्तर शामिल होते हैं, परंतु मूल सिद्धांत समान रहता है। एक लघु प्रतिदर्श का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए ताकि यह पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। तत्पश्चात प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण कर इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से चयन किए गए प्रतिदर्श की सांख्यिकीय विशेषताएं सुनिश्चित करती है कि प्रतिदर्श की विशेषताएं उस जनसंख्या की विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से मिलती हो जिससे इसे लिया गया है। इसमें सूक्ष्म अंतर हो सकते हैं, परंतु ऐसे विचलन की संभावना को निर्धारित किया जा सकता है। इसे सीमांत त्रुटि या प्रतिदर्श की त्रुटि कहा जाता है। यह अनुसंधानकर्ताओं की गलती से नहीं अपितु इस बात से उत्पन्न होती है कि हम बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए छोटे प्रतिदर्श प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के परिणामों की सूचना देते समय अनुसंधानकर्ताओं को अपने प्रतिदर्श के आकार तथा रूपरेखा तथा सीमांत त्रुटि के बारे में अवश्य बताना चाहिए। क्रियाकलाप 4। अपने समूह में उन सर्वेक्षणों के बारे में चर्चा कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं। ये चुनाव सर्वेक्षण या समाचार पत्रों या टेलीविज़न माध्यमों द्वारा किए गए अन्य लघु सर्वेक्षण भी हो सकते हैं।
जब सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए गए तो क्या सीमांत त्रुटि के बारे में भी बताया गया था? क्या यह बताया गया था कि सर्वेक्षण का आकार क्या है तथा इनका चयन कैसे किया गया था? जहां अनुसंधान पद्धतियों के ये पक्ष साफ तौर पर न दिए गए हों, वहां आपको इन सर्वेक्षणों के बारे में सवाल करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना निष्कर्षों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रचलित माध्यमों में प्रायः दुरुपयोग किया जाता है। पूर्वाग्रही तथा अप्रतिनिधि प्रतिदर्श के आधार पर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। आप इस परिप्रेक्ष्य में उन सर्वेक्षणों के बारे में जिनके बारे में आप जानते हैं चर्चा कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5। यदि आपके सर्वेक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना हो तो आप अपने स्कूल में सभी विद्यार्थियों में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करने के लिए क्या करेंगे? जिन विद्यार्थियों के अनेक भाई तथा बहन हैं, वह उन विद्यार्थियों की तुलना में जिनका एक भाई या बहन है, पढ़ाई में अच्छे हैं या बुरे? प्राथमिक विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय 6 से 8 में, उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 में अंतराल के समय विद्यार्थियों का सबसे लोकप्रिय क्रियाकलाप कौन सा है? क्या किसी विद्यार्थी का प्रिय विषय उसके प्रिय शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय है? क्या लड़के तथा लड़कियों में इस संबंध में कोई अंतर है? नोट: इन प्रत्येक प्रश्नों के लिए विभिन्न प्रतिदर्श रूपरेखा बनाएं। समग्र सांख्यिकी लिंग अनुपात में तीव्र गिरावट। आपने अध्याय 3 में लिंगानुपात में तीव्र गिरावट के बारे में पढ़ा है। हाल ही के दशकों में लड़कों की संख्या की तुलना में बहुत कम लड़कियां जन्म ले रही है तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। लिंगानुपात तरुण या बाल 0 से 6 वर्ष की आयु में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या व्यक्त करता है। यह अनुपात संपूर्ण भारत में या अनेक राज्यों दोनों में दशकों के दौरान तीव्रता से कम हो रहा है। यहाँ पर भारत के तथा चयन किए गए राज्यों के 1991 तथा 2000 की जनगणना में दिए गए औसत तरुण लिंगानुपात को दिया गया है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या। भारत 945, पहले था, अब 927, पंजाब में 875, अब 793 बचा है। हरियाणा में 879, 820 है। दिल्ली में 865 है। मध्य गुजरात में 878, हिमाचल प्रदेश में 857। बाल लिंगानुपात एक ऐसा समग्र या समष्टि चर होते हैं जो तभी दिखाई देता है जब आप बड़ी जनसंख्याओं की सांख्यिकी को मिलाते हैं और इकट्ठा करते हैं। हम एक परिवार को देखकर नहीं बता सकते कि समस्या इतनी विकट है। किसी भी एक परिवार में लड़के तथा लड़कियों के सापेक्षित अनुपात की क्षतिपूर्ति उन परिवारों के विभिन्न अनुपात से सदैव की जा सकती है जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है। जनगणना जैसी पद्धतियों के प्रयोग द्वारा या बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करके ही पूरे समुदाय के कुल अनुपात की गणना की जा सकती है तथा समस्या का पता लगाया जा सकता है। क्या आप ऐसे अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में सोच सकते हैं जिनका सर्वेक्षणों या जनगणनाओं द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है? सर्वेक्षण विधि की मुख्य विशेषता यह है कि यह अपेक्षाकृत कम समय तथा धन के द्वारा जनसंख्या के बारे में विस्तृत परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराती है। प्रतिदर्श जितना बड़ा होगा, इसके सही प्रतिनिधि होने के अवसर उतने ही ज़्यादा होंगे। यहाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण उदाहरण जनगणना का है, जिसमें पूरी जनसंख्या शामिल है। व्यवहार में प्रतिदर्श का आकार 30 से 40 से लेकर हजारों में हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन पर बॉक्स देखें। केवल प्रतिदर्श का आकार ही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके चयन का तरीका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रतिदर्श चयन के बारे में निर्णय प्रायः और व्यावहारिक विचार विमर्श पर आधारित होते हैं। उन परिस्थितियों में जिनमें जनगणना का उपयोग व्यावहारिक तौर पर न किया जा सकता हो, वहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण ही अध्ययन के उपलब्ध साधन होते हैं। सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह एक समग्र तस्वीर उपलब्ध कराता है।
अर्थात यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के आधार पर बनी तस्वीर दिखाता है। बहुत सी सामाजिक समस्याएं तथा मुद्दे इस समग्र स्तर पर दिखाई देते हैं। इन्हें खोज के अत्यधिक सूक्ष्म स्तरों पर पहचाना नहीं जा सकता। तथापि अन्य अनुसंधान पद्धतियों की तरह में से सर्वेक्षण की भी अपनी कमजोरियां होती हैं। यद्यपि इसमें व्यापक विस्तार की संभावना होती है, यह विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में उत्तरदाताओं से गहन सूचना उन परिस्थितियों में जिसमें जनगणना का उपयोग व्यावहारिक तौर पर न किया जा सकता हो, वहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण ही अध्ययन के उपलब्ध साधन होते हैं। सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह एक समग्र तस्वीर उपलब्ध कराता है, अर्थात यह एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिकता के आधार पर बनी तस्वीर दिखाता है। बहुत सी सामाजिक समस्याएं तथा मुद्दे इस समग्र स्तर पर दिखाई देते हैं, जिन्हें खोज के अत्यधिक सूक्ष्म स्तरों पर पहचाना नहीं जा सकता। तथापि अन्य अनुसंधान पद्धतियों की तरह से सर्वेक्षणों की भी अपनी कमजोरियां होती हैं। यद्यपि इसमें व्यापक विस्तार की संभावना होती है, यह विस्तार की गहनता के मूल्य पर प्राप्त किया जाता है। सामान्यतः एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में उत्तरदाताओं से गहन सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता। उत्तरदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय किया जाने वाला समय सीमित होता है। साथ ही अन्वेषकों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावलियां उत्तरदाता को उपलब्ध कराई जाती है। यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि जटिल प्रश्नों या जिन प्रश्नों के लिए विस्तृत सूचना चाहिए, उन्हें उत्तरदाताओं से ठीक एक ही तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने या उत्तर रिकॉर्ड करने के तरीके में अंतर होने पर सर्वेक्षण में त्रुटियां आ सकती है। यही कारण है कि किसी भी सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली, कभी-कभी इन्हें सर्वेक्षण के उपकरण भी कहा जाता है, की रूपरेखा सावधानीपूर्वक तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। अतः इसके प्रयोग के दौरान इसमें त्रुटि को दूर करने या संशोधित करने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। अन्वेषक तथा उत्तरदाता के बीच क्योंकि किसी प्रकार के दीर्घकालिक संबंध नहीं होते तथा इसके कारण कोई आपसी पहचान या विश्वास नहीं होता। किसी भी सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि अजनबियों के मध्य पूछे जा सकते हो तथा उनका उत्तर दिया जा सकता हो। कोई भी निजी या संवेदनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, या अगर पूछा भी जाता है तो उसका उत्तर सच्चाई पूर्वक देने के स्थान पर सावधानी पूर्वक दिया जाता है। इसी प्रकार की समस्याओं को कभी कभी गैर प्रतिदर्श त्रुटियां कहा जाता है, अर्थात ऐसी त्रुटियां जो प्रतिदर्श की प्रक्रिया के कारण न हो, अपितु अनुसंधान रूपरेखा में कमी या त्रुटि के कारण हो या इसके कार्यान्वयन की विधि के कारण हो। दुर्भाग्यवश इनमें से कुछ त्रुटियों का पता लगाना तथा इनसे बचना कठिन होता है। इस कारण से सर्वेक्षणों में गलती होना तथा जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में भ्रामक या गलत अनुमान लगाना संभव होता है। अंत में किसी भी सर्वेक्षण की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन्हें कठोर संरचित प्रश्नावली पर आधारित होना पड़ता है। हालांकि प्रश्नावली की रूपरेखा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसकी सफलता अंत में अन्वेषकों तथा उत्तरदाताओं की अंतःक्रियाओं की प्रकृति पर और विशेष रूप से उत्तरदाता की सद्भावना तथा सहयोग पर निर्भर करती है। साक्षात्कार मूलतः अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच निर्देशित बातचीत होती है। हालांकि इसके साथ कुछ तकनीकी पक्ष जुड़े होते हैं। प्रारूप की सरलता भ्रामक हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनने के लिए व्यापक अनुभव तथा कौशल होना जरूरी होता है। साक्षात्कार सर्वेक्षण में प्रयोग की गई संरचित
प्रश्नावली तथा सहभागी प्रेक्षण पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतःक्रियाओं के बीच स्थान रखता है। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन है। प्रश्नों को पुनः निर्मित किया जा सकता है या अलग ढंग से बताया जा सकता है। बातचीत में हुई प्रगति कम होने के अनुसार विषयों या प्रश्नों का क्रम बदला जा सकता है। जिन विषयों पर अच्छी सामग्री मिल रही हो उन्हें विस्तारित किया जा सकता है तथा जिन मामले में प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो रही हो उन्हें संक्षिप्त रूप दिया जा सकता है या किसी अन्य अवसर पर बाद में जानने हेतु स्थगित किया जा सकता है और यह सब साक्षात्कार के दौरान किया जा सकता है। दूसरी तरफ साक्षात्कार पद्धति के रूप में साक्षात्कार से संबंधित लाभों के साथ अनेक हानियां भी हैं। इसका यही लचीलापन उत्तरदाता की मनोदशा बदल जाने के कारण या फिर साक्षात्कार करने वाले की एकाग्रता में त्रुटि होने के कारण साक्षात्कार को कमजोर बना देता है। इस प्रकार इस अर्थ में यह एक अविश्वसनीय तथा अस्थिर प्रारूप है जो जब कार्य करता है तो बहुत अच्छा करता है तथा जब असफल होता है तो बहुत बुरी तरह से होता है। साक्षात्कार लेने की अनेक शैलियाँ हैं तथा इससे संबंधित विचार तथा अनुभव लाभों के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ व्यक्ति अत्यंत असंरचित प्रारूप को प्राथमिकता देते हैं जिसमें वास्तविक प्रश्नों के स्थान पर विषय की जांच की सूची होती है। अन्य व्यक्ति इसके संरचित रूप को वरीयता देते हैं जिसमें सभी उत्तरदाताओं से विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। परिस्थितियों तथा वरीयताओं के अनुसार साक्षात्कार को रिकॉर्ड करने के तरीके भी अलग अलग हैं, जिनमें वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना या स्मरण शक्ति पर निर्भर करना और साक्षात्कार समाप्त होने पर इसे लिखना शामिल है। रिकॉर्ड करने वाले या इसी प्रकार के अन्य उपकरणों का बार बार प्रयोग करने से उत्तरदाता असामान्य महसूस करता है तथा इससे बातचीत में काफ़ी हद तक औपचारिकता आ जाती है। दूसरी तरफ जब रिकॉर्ड करने की अन्य कम व्यापक विधियों का प्रयोग किया जाता है तो कभी कभी महत्वपूर्ण सूचना छूट जाती है या रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। कभी कभी साक्षात्कार के समय की भौतिक या सामाजिक परिस्थितियाँ भी रिकॉर्ड के माध्यम को निर्धारित करती हैं। साक्षात्कार को प्रायः अन्य पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में विशेषतया सहभागी प्रेक्षण तथा सर्वेक्षणों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचनादाता सहभागी प्रेक्षण अध्ययन का मुख्य सूचनादाता के साथ लंबी बातचीत से प्रायः संकेंद्रित जानकारी प्राप्त होती है जो साथ में लगाई गई सामग्री को स्पष्ट करती है तथा सही स्थान प्रदान करती है। इसी तरह से गहन साक्षात्कारों द्वारा सर्वेक्षण के निष्कर्षों को गहनता तथा व्यापकता प्राप्त होती है। हालांकि एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार व्यक्तिगत पहुंच पर और उत्तरदाता तथा अनुसंधानकर्ता के आपसी संबंधों या आपसी विश्वासों पर निर्भर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।